यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा आज कि क्यों 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इस प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें से केवल 13 से 14 हज़ार ही प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं। मैंने जब प्रीलिम्स क्वालिफाई किया उस समय हालांकि सीसैट और जीएस दोनों के मार्क्स ऐड हो रहे थे, फिर भी अपने स्ट्रेटजी से मैं सक्सेसफुली प्रीलिम्स को कई बार क्रैक कर चुका हूँ। तो शुरू करते हैं, हम लोग समझते हैं आखिर रीजंस क्या रहे हैं। देखो, सबसे पहले ओवर स्टडी की एक प्रॉब्लम रही है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग अलग टॉपिक पर आपको आज कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, बिना सर पैर के भी कई बार कंटेंट आते हैं, उनसे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो यू शुड मेक इट क्लियर कि हमारी स्ट्रेटजी ऐसी हो जो यूपीएससी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हो। जिस तरह से यूपीएससी क्वेश्चंस को आज बेसिक बुक्स के साथ जोड़ रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, उसी तरह हमें प्रीलिम्स की तैयारी भी शुरू करनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करूंगा, जुड़े रहे। सबसे पहली बात कि हमें अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को बहुत अच्छे से बैठा लेना है दिमाग में कि देखो, जब आप एग्ज़ाम दोगे, एक पेपर जीएस का होगा, दूसरा सीसैट का होगा। आपके प्रीलिम्स का क्वालिफिकेशन डिटरमाइन करेगा जीएस का स्कोर। अगर आपने जीएस में लगभग 55 से 60 क्वेश्चंस को सही किया है, 50 to 60 क्वेश्चंस इफ सपोज you have solved correctly, in that case you will be able to participate in मेंस एग्जामिनेशन। अब दूसरा है सीसैट। तो सीसैट का एक ऐसा पेपर है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस बनते हैं। जहाँ तक सीसैट का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कंट्रीब्यूशन है, तो ये आपको पास नहीं कराता है, लेकिन आपने अगर 40% से कम सीसैट में स्कोर किया हुआ है तो आपके जीएस के मार्क्स को काउंट नहीं किया जाएगा, आप फेल हो जाओगे। हालांकि जिनका मैथ बैकग्राउंड है उनके लिए सीसैट में ज़्यादा डरने की बात नहीं होती है। कॉम्प्रिहेंशन पर अगर कमांड आपने कर लिया तो यू विल सॉल्व दिस सीसैट पेपर, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। मैं अपनी बात बताऊं तो सीसैट के लिए कहीं से मैंने क्लास वगैरह कुछ भी नहीं लिया था, और उस समय जब सीसैट से बच्चे क्वालिफाई हो रहे थे, मैंने बड़े आराम से प्रीलिम्स को भी क्वालिफाई किया था। और उसका सबसे बड़ा फंडा था प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स पर, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, आप बेसिक्स को खुद ही एक्सप्लोर करो कि कैसे हम कॉम्प्रिहेंशंस के बेसिक्स क्रक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रीजनिंग में आप बेसिक फंडा समझ जाओ कि कैसे हम जो सीरीज है उसको सॉल्व करें, कैसे हम डायरेक्शंस के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यूपीएससी के क्वेश्चंस कैट या बैंकिंग लेवल के नहीं होते हैं, आसान होते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, अपने वीकनेसेस को कमांड किया है, तो इन दैट केस यू मस्ट क्वालिफाई सी सैट पेपर, बहुत आसानी से होगा। हमें फोकस कहाँ करना है, तो हमें जीएस पर फोकस करना है, क्योंकि जीएस पे जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतना आपका प्रीलिम्स सिक्योर होगा। आते हैं हम लोग कि सी जीएस के जो एरियाज हैं उनको कैसे फाइंड आउट करें और उनको कैसे कमांड करें। तो देखो, आप एक बात दिमाग में बैठा लो कि जीएस में भी आपको सारे एरिया पर कमांड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ कोर एरिया पर कमांड कर लिया तो 80% तक आपके वहाँ पर स्कोर हो सकते हैं। और ये कोर एरिया कौन है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस टेक एंड करेंट अफेयर। अब इसके अलावा जैसे टॉपिक मिसलेनियस है, मिसलेनियस के लिए आप कोई एक बुक, इंडिया 2024 ईयर बुक देख सकते हो, या इस तरह के कोई मैगजीन ईयर बुक्स आ रहे हैं उनको देख सकते हो। अगर याद रहा तो उससे काम हो जाएगा। लेकिन इन सब्जेक्ट्स को हम लोग अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं कि इनके साथ किस बुक्स को पढ़ें। तो बुक्स को देखो, हमें ये दिमाग में रखना है कि यूपीएससी चाह रहा है कि आप बेसिक से कितने अवेयर हों। तो इसीलिए सबसे पहले उन बुक्स को कलेक्ट करो जहाँ पर बेसिक बहुत अच्छे से मिलते हैं। जैसे हिस्ट्री में अगर हम देखें तो ओल्ड एनसीईआरटी, जो पहले लिखी हुई एनसीईआरटी थी, फॉर एग्जांपल बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया, या उनके पहले आर एस शर्मा ने जो हिस्ट्री लिखी है मेडाइवल इंडिया, बहुत डिटेल बुक है। और उनके साथ अगर आप जाते हो तो नो डाउट आपके हिस्ट्री के स्कोर अच्छे होंगे। पॉलिटी, 10 to 20 क्वेश्चंस का एक रेशियो रहता है पॉलिटी में, और दैट इज़ द वेल नोन फैक्ट कि पॉलिटी में आपको दो तीन चीज़ें करनी है। सबसे पहला तो लक्ष्मीकांत को देखना है। दूसरा, हमें बेयर एक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल है, उसको भी देखना है, क्योंकि कई बार कट एंड पेस्ट यूपीएससी करती है।
जो आर्टिकल्स हैं उसको सीधा का सीधा उठाकर आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना देती है। साथ में करेंट्स में अगर कोई न्यूज़ आ रहा हो, कहीं कुछ चेंजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नर पे कोई डिस्प्यूट आ रहा है, या फॉर एग्जांपल सेंटर स्टेट वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं, तो इन दैट केस यू शुड ट्राई टू कवर दैट टॉपिक इन डेप्थ। वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से भी 15 to 20 क्वेश्चन का एक रेशियो रहता है, कई बार 10 तक भी क्वेश्चन बने हैं। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी बहुत हेल्पफुल है। अगर एनसीईआरटी बुक्स 6 to 12 सभी देखने हैं, किसी को छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है ज्योग्राफी में? तो देखो बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं एनसीईआरटी के, पर्टिकुलरली क्लास 9 10 में आप देखोगे बहुत अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो बहुत डिटेल है वो नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन फैक्ट है। जैसे हमारे यहाँ जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, एनसीईआरटी ने वर्ल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इवन इंडिया में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसके अलग अलग नाम को बहुत डिटेल में दे रखा है। तो ज्योग्राफी में 6 to 12 तक के एनसीईआरटी को देखने हैं, और उसके साथ मैप पर कमांड बनाना है। मैप पर हर एक रीजन को इन डेप्थ में जाके पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उसके साथ कोरिलेट करते जाना है। यूपीएससी बार बार ज्योग्राफी में खासकर टॉपिक्स को रिवाइज करता है। अगेन इकोनॉमी, अब इकोनॉमी के भी दो डायमेंशन है। ट्रेडिशनल इकोनॉमी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, वाइल जो हमारा मॉडर्न ऑन गोइंग इकोनॉमी है, इसमें प्लान पॉलिसीज आते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट के नई स्कीम प्लान पॉलिसी चल रहे हैं, इन पर थोड़ा आपको आई ओपन करके चलना है, और इनसे क्वेश्चंस दिखते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी अगेन बहुत डायनामिक है। फर्स्ट पार्ट इन्वायरमेंट इकोलॉजी का यू नो वेरी वेल, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है लाइक सपोज बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, फूड वेब, फूड चेन। अब इसके साथ हमें जो ऑन गोइंग कंसर्न है, जैसे पॉल्यूशन है, ओशियन एसिडिफिकेशन है, इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, या फिर हमारे हॉट स्पॉट के कॉन्सेप्ट हैं, इन सब से आपको गो थ्रू होना होगा। इन्वायरमेंट के लिए अगर एनसीईआरटी को देखें तो बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी क्लास 12 की आती है, उसके 5-6 चैप्टर आपको कवर करने हैं। साथ में केमिस्ट्री में भी हम देखते हैं पॉल्यूशन उन्होंने 11th-12th में बहुत डिटेल दे रखा है। तो इन बेसिक्स बुक्स को देखने हैं। एज फार एज साइंस टेक, तो बायोलॉजी की जो हमारी एनसीईआरटी है उसने बहुत अच्छे बेसिक्स को बायोलॉजी में कवर किया है। इवन केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी अगर आप 11th-10th तक भी पढ़ लेते हो, तो यू विल बी एबल टू सॉर्ट आउट सॉल्व द क्वेश्चंस, तो वहाँ से आपके काम हो जाते हैं। अब आते हैं करेंट अफेयर को कैसे करें। तो देखो करेंट अफेयर से यू नो वेरी वेल अप टू 40%, 40% तक क्वेश्चन हमको करेंट अफेयर से देखते हैं। अब करेंट अफेयर्स को जब भी कवर करें तो वी शुड कीप इन माइंड कि 1 ईयर एटलीस्ट करेंट अफेयर वी हैव रेड। हमने लगभग 1 साल के करेंट अफेयर को पढ़ा हो। अब 1 साल के करेंट अफेयर में जैसे 2025 है, तो ऐसा नहीं है कि 2024 से लेकर 5 तक के हर एक इवेंट इंसिडेंट को कवर करना है। होता यह है कि अगर हम 6th मंथ का एक ब्रेकअप करें, तो जो लास्ट के 6 मंथ होंगे, यहाँ से आपको बहुत कम क्वेश्चंस दिखाई पड़ेंगे। 10 to 15% क्वेश्चन में कम फ्रॉम दिस पार्ट, केवल 10 से 15% क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ भी अगर आपने वंस इन अ ईयर टाइप टॉपिक को आइडेंटिफाई किया, या टाइप अवार्ड्स वगैरह को आइडेंटिफाई किया, तो उससे काम हो जाएगा। जैसे कई बार नोबेल पे क्वेश्चन बने हैं, तो नोबेल प्राइज तो साल में एक ही बार दिया जाता है। आप अगर 2024 से पढ़ना स्टार्ट करो 2025 तक, तो एक बार अक्टूबर में अनाउंसमेंट मिलेगा और दिसंबर में डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी तरह से अवार्ड्स हैं, कोई विजिट हो रहा है, या कोई बहुत बड़ा सबमिट कंडक्ट हो रहा है, तो वहाँ से ये क्वेश्चंस बनते हैं 10 to 15%। जो आपको ज़्यादा काम करने हैं वो इस 6 मंथ में करने हैं। यहाँ पर बी इट इन्वायरमेंट इकोलॉजी रिलेटेड करेंट अफेयर, बी इट पॉलिटिकल इंटरनेशनल, हर एक पे काम करना है। साथ में देखो उसके जो स्टैटिक पार्ट हैं, जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर की विजिट अभी हम देखते हैं कि नाइजीरिया हो रही है या कैरिबियन कंट्री में हो रही है, तो अब आप उसके स्टैटिक पार्ट मतलब ज्योग्राफी को देखो, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें न्यूज़ में आई हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। और इन दिस वे यू विल बी एबल टू सॉर्ट आउट द स्टैटिक पार्ट एज वेल, क्योंकि अभी पीछे ही जिस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें करंट के स्टैटिक पार्ट को उन्होंने हाईलाइट किया। अब आओगे सोर्स क्या क्या हो सकते हैं करंट अफेयर के। तो पहला है न्यूज़पेपर।
न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में चीज़ों को बार बार बताया जाता है, तो वो आपके दिमाग में धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअलाइज होता जाता है। हाँ, एज फार एज द मेकिंग नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर इज कंसर्न, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इतना बड़ा न्यूज़पेपर हम कलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, कीवर्ड्स को आप अपने नोट्स में जगह दें और उससे रिलेटेड केवल पॉइंट्स को लिखें, की पॉइंट्स को लिखना है। सेंटेंस को मत बनाओ, सिनॉप्सिस फॉर्म में आप जाओ और यू विल बी एबल टू कवर न्यूज़पेपर इन शॉर्ट, और उस पर भी ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मंथली मैगजीन, मंथली मैगजीन बहुत सारे हैं, बहुत सारी कोचिंग आज अपना मंथली मैगजीन पब्लिश कर रही हैं, बहुत सारे तो ऐसे ही मैगजीन आ रही हैं, पीडीएफ मिल रहा है, हर चीज़ आपको अवेलेबल हो रही है। लेकिन यू शुड कीप इन माइंड कि कुछ स्टैंडर्ड मैगजीन हैं, जो मैगजीन हाउसेस हैं जो पब्लिश कर रही हैं। फॉर एग्जांपल प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन बहुत स्टैंडर्ड रही है, आप ऐसे मैगजीन को लो और केवल एक ही मैगजीन के कलेक्शंस, जो उनके 12 एडिशन है पूरे साल के, 12 के 12 एडिशन को कलेक्ट करके रखो और उनको रिवाइज भी करो और उनका फॉलो अप भी करो। अगर कहीं पर किसी पॉइंट्स को उन्होंने हाईलाइट किया है और सपोज देयर इज लेस देन सफिशियंट कंटेंट, तो आप उस कंटेंट को गूगल पे सर्च करो, विकिपीडिया पे जाओ और उससे रिलेटेड डिटेल पढ़ो। गवर्नमेंट सोर्सेस जैसे पीआईबी हैं, रेगुलर विजिट करो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलते हैं तो मस्ट पेन डाउन दैट पॉइंट्स। इवन गवर्नमेंट की तरफ से हम देखते हैं योजना और कुरुक्षेत्र आ रहा है, हमारा इंडिया ईयरबुक पब्लिश होता है। इंडिया ईयरबुक से पिछले साल भी 4-5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में दिखाई पड़े हैं, जैसे वो मिलिट्री वाला क्वेश्चन था, इंडिया ईयरबुक से था। तो इंडिया ईयरबुक को अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो जो हमारे स्टैटिक फैक्ट हैं मिसलेनियस वाले वो भी कवर होते हैं और करंट के डायमेंशंस भी कवर होते हैं। तो करंट अफेयर में इन चीज़ों को बहुत प्रिसाइजली करने की ज़रूरत है। अब आते हैं कि इसके साथ क्या होगा। तो पढ़ना एक तरफ है, साथ में प्रैक्टिस उसके पैरेलली चलाएंगे। तो यहाँ टारगेट ये रखना है कि एटलीस्ट 20 to 30 MCQ तो हम एक दिन में सॉल्व करें ही। मान लो हमने अगर लक्ष्मीकांत पढ़ी, 2-4 चैप्टर पढ़े, तो यू शुड ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 20 क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आज तो इतने सारे सोर्सेस हैं। अब इसके साथ ही किसी स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं कि किसी भी कोचिंग के साथ जुड़ जाए, ऐसे कोचिंग्स जिन्होंने पहले पास्ट में कुछ रिजल्ट दिया हो या जिनका एक अपना एक रेपुटेशन हो, वहाँ पे जाएं और मॉक टेस्ट ज्वाइन करें। आजकल हर एक कोचिंग कह रही है कि मेरा अच्छा है, मेरा अच्छा है, तो इसमें मिसलीडिंग भी हो रहा है। कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस बना रहे हैं जो बिल्कुल हवा में क्वेश्चन बना रहे हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं है। तो अच्छा ये होगा एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज ज्वाइन करें, या फिर जो मंथली मैगजीन बेस्ड हैं, तो थोड़े स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट को आप ज्वाइन करो और वहाँ लगातार प्रैक्टिस करें। और सी सैट, तो पैरेलली सी सैट को भी फोकस करना है। सी सैट का केवल एक ही प्रिंसिपल है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सी सैट में एक्यूरेसी आएगी। सी सैट की मास्टरी के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि 2 दिन पढ़ा तो सी सैट प्रिपेयर हो गया, अगले 5वें दिन फिर से भूल जाएंगे सब कुछ। तो सी सैट इज काइंड ऑफ थिंग यू शुड ट्राई हार्ड, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। और जिस दिन प्रैक्टिस नहीं किया सी सेट का, समझ लो उस दिन आपने कुछ ना कुछ कम तैयारी करी है। तो सी सेट को प्रैक्टिस से हैंडल करना है, बस एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद। अब इन सब बातों के साथ कि अगले 5 महीने हमें क्या करना है, तो अगले 5 महीने हमें अपने टारगेट्स को सेट करने हैं। कि देखो हमें जो पूरी पढ़ाई है, रिवीजन है, पढ़ाई तो हो ही चुकी है, रिवीजन अगले 2 महीने में ख़त्म करनी है। जो भी बुक्स आ रहे हैं करंट को कंटिन्यू करना है, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने हैं। तो आप डेली टारगेट सेट करो। डेली आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कितने टाइम देने हैं। सपोज 1 आवर फॉर पॉलिटी, 1 आवर फॉर ज्योग्राफी, 1 आवर फॉर इन्वायरमेंट इकोलॉजी। करंट के लिए हो सकता है 2 घंटे लग जाए। इसके बाद जो टाइम बच रहा है उसमें सी सैट की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे। तो इस तरह से डेली टारगेट सेट करना है अगले 5 महीनों के लिए। और इस बीच में 80% टाइम आपको इन्वेस्ट करने हैं जीएस की पढ़ाई पर, और 20% टाइम यू सेल इन्वेस्ट फॉर सी सैट। इस तरीके से तैयारी करो। अपनी जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जहाँ पे हमारे वीकनेसेस हमें हाईलाइट हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा उसी को टारगेट करने हैं। और हाँ, कॉन्सेप्चुअल पार्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। जैसे अगर प्रेसिडेंट को पढ़ रहे हैं पॉलिटी में, तो यहाँ ये बिल्कुल समझ बना के चलनी है कि क्यों प्रेसिडेंट डू नॉट रिटर्न डजंट रिटर्न मनी बिल। आखिर प्रेसिडेंट मनी बिल को रिटर्न क्यों नहीं करते हैं। यूपीएससी में आस्क कि भाई
क्या कारण है? तो देखो एग्जीक्यूटिव हेड है वो, और एग्जीक्यूटिव हेड मींस ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द बिजनेसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बिजनेस को वो खुद ही जब चला रहे हैं और उन्होंने ही जब प्रेजेंट किया है, तो वाई ही मे डिनाई दैट बिल गिविंग परमिशन। तो ऐसी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए काम करना है। और हाँ, इन सब के साथ आपको रिवीजन शेड्यूल पर भी काम करने हैं। ऐसा नहीं कि आगे आगे पढ़ते चले गए और पीछे पीछे भूलते चले गए। तो आप हर वीक का, हर मंथ का एक रिवीजन टारगेट रखो कि अच्छा इस मंथ में हमने इस बुक को पढ़ा है, तो जितने भी अंडरलाइंड पॉइंट्स थे, जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स थे, अब सबको उस पीरियड में हम रिवाइज करेंगे। तो बार बार जब हम किसी चीज़ को रिवाइज करेंगे तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी रहेगा और वी विल एबल टू टिक द राइट आंसर। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस सेशन को कंक्लूड करता हूँ। और मैं वीडियो अभी ज्योग्राफी पर एक मैंने वीडियो यहाँ पे पोस्ट भी किया है, कैसे ज्योग्राफी मैप को सॉर्ट आउट करें, और आगे भी मैं वीडियो शेयर करता रहूँगा। चैनल को विजिट करते रहें ऐसे टिप्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।